नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। ये चंद्रयान 3 अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और एक तरह से दुनिया के अगर हम किसी भी देश से तुलना करें तो सबसे कम खर्चीला, अनूठा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ ये मिशन भेजा जा रहा है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, वहाँ अब तक सिर्फ 3 देश पहुँचने में कामयाब हुए हैं: अमेरिका, रूस और चीन। ये चौथा मिशन होगा अगर आगामी अगस्त में ये सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंड कर जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है। इसे चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन कहा जा रहा है क्योंकि जहां से चंद्रयान 2 का अभियान खत्म हुआ था, उससे मिले जुले प्रारूप को लेकर, संरचना को लेकर चंद्रयान 3 का निर्माण किया गया है। इसमें भी लैंडर है, रोवर है, विक्रम और प्रज्ञान के नाम से, और इसमें भी ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा दिया गया है। मॉड्यूल इसे इसलिए कह रहे हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल क्योंकि ये धरती और एक्सोप्लैनेट्स पर के बारे में रिसर्च तो करेगा, लेकिन चांद की सतह का रिसर्च नहीं करेगा, शोध नहीं करेगा, बल्कि जो लैंडर और रोवर हैं उनके लिए एक इंटरमीडियरी मॉड्यूल का काम करेगा, जो वो इमेजेज लेंगे, जो वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स भेजेंगे, उसको ये धरती के अर्थ स्टेशन पर पहुंचाने में रोल निभाएगा। तो ये इसीलिए इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जा रहा है, नहीं तो इसका काम भी ऑर्बिटर का ही है। ये भी चांद के चारों तरफ 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रहकर चक्कर लगाता रहेगा और 100 किलोमीटर की दूरी से ही ये लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर भेजेगा, उतारेगा, और ख़ुद 100 किलोमीटर की दूरी पर बना रहेगा और वहाँ से ऑर्बिटिंग करता रहेगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर जैसे अमेरिका करता है, जैसे रूस और चाइना करते हैं कि 3-4 दिन के अंदर ही मिशन भेज देते हैं चांद पर, वास्तविकता तो ये है कि चांद तक पहुंचने के लिए 3.5 से 4 दिन लगते हैं। अगर हम सीधे सीधे धरती से चांद की तरफ किसी स्पेसक्राफ्ट को, चाहे वो मैन्ड हो या अनमैन्ड हो, भेजें, लेकिन चंद्रयान 3 को 40-42 दिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये पहले तो 5 ऑर्बिटिंग करेगा धरती के चारों ओर और 5-6 ऑर्बिटिंग करेगा चांद की इन्वायरमेंट में, चांद के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद। तो इस ऑर्बिटिंग में उसका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा। दूसरा ये है, ये ऑर्बिटिंग क्यों कर रहा है, ये भी बहुत लोग पूछ सकते हैं। तो इसको अगर एक लेमैन की भाषा में समझना हो तो यूँ समझिए कि आप या कोई बच्चा एक रस्सी लेता है और रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांध देता है और रस्सी को बीच से पकड़कर वो घुमाना शुरू करता है चारों तरफ। घुमाते घुमाते वो रस्सी का सिरा बड़ा करता जाता है, पीछे की तरफ आता जाता है, और जब उसके आखिरी सिरे पर पहुंचता है तो रस्सी को तेज़ी से छोड़ देता है। होगा ये कि अगर वो बीच से पकड़कर रस्सी को घुमाता रहे चारों ओर और तब छोड़े, तब वो रस्सी उतनी दूर नहीं जाएगी
जितना कि रस्सी को ढीला करते करते, बड़ा करते करते और आखिरी छोर पकड़कर घुमाते रहने के बाद छोड़ने पर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी पिंड हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, जिस तरह से उसका गुरुत्वाकर्षण, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, उसी तरह एक दूरी के बाद उसका एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। यानी जैसे धरती किसी वस्तु को उसके एटमॉस्फेयर में आने के बाद अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल पुल से, उसी तरह उस एटमॉस्फेयर के एक लेवल से बाहर जाने के बाद वो उसको बाहर की तरफ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाकर भेजती है। तो ये चंद्रयान-3 जब 5 ऑर्बिट करेगा और धीरे धीरे, जैसे रस्सी का मैंने उदाहरण दिया कि वो पीछे की तरफ आता जाएगा और उसकी परिधि बच्चा बड़ा करता जाएगा रस्सी की और पत्थर की, उसी तरह चंद्रयान-3 की जो सरकमफरेंस है धरती के चारों ओर, जो ऑर्बिट है वो बड़ी की जा रही है, 5 बार ये बड़ी की जाएगी। इससे होगा ये कि जब 5वीं ऑर्बिट करेगा तो वो फिर 5वीं ऑर्बिट पूरी करने के बाद 6ठी ऑर्बिट नहीं करने लगेगा, बल्कि फोर्स ऑफ रिपल्सन उस पर काम करना शुरू हो जाएगा और बहुत तेज़ गति से वो चांद की ओर आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद ना उसे फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना किसी और चीज़ को, जब तक कि वो चांद के एटमॉस्फेयर में 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच नहीं जाता। और लैंडर और रोवर को उतारने के लिए फिर से उसको एक प्रोपल्सन का इस्तेमाल करके भेजा जाएगा, जिसमें इंजन्स होंगे, वो बूस्टर होंगे, वो स्टार्ट होंगे और उसको धरती की तरफ लाएंगे, फिर उसकी स्पीड कम की जाएगी। तो ये वजह है कि इसरो ने 615 करोड़ में चंद्रयान-3 मिशन बना दिया। धरती के फोर्स ऑफ रिपल्सन का इस्तेमाल करके वो चांद की परिधि में आएगा और फिर चांद के चारों तरफ ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करेगा। 5 ऑर्बिट करने के बाद वो छोटी होती जाएगी ऑर्बिट और फिर 100 किलोमीटर के सरकमफरेंस में वो रह जाएगा और फिर वहाँ से वो लैंडिंग होगी। अब बात आती है, कई लोग पूछते हैं कि सरकार इतना पैसा क्यों लगाती है स्पेस मिशन पर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, और अब तो मिडिल ईस्ट के देश भी कूद पड़े हैं और देशों को देख देख के। तो ये ऐसा इसलिए कि सरकार तो कई प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करती है, हज़ारों करोड़ के और लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर वो इन्वेस्ट करती है। और अगर एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत ही बेसिक रकम का, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि वहाँ पर खनिज और पानी किस अवस्था में है इसका पता लगाना, जिससे वहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस के बारे में पता चल सके। और फिर फ्यूचर में अगर हमें चांद से आगे जाना, भविष्य में चांद से आगे जाना है, तो चांद को हम एक स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ पर हम रीफ्यूलिंग का काम कर सकते हैं, रिचार्जिंग का काम कर सकते हैं, और वहाँ से फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न के लिए अनमैन्ड या आज से सैकड़ों 200 साल बाद, 300 साल बाद मैन्ड मिशन भेज सकते हैं। और हम, जैसा मैं एक बार फिर कहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ, ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर मनुष्य प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब उसे अपना दूसरे प्लैनेट पे घर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ्यूचर में ह्यूमन कॉलोनीज़ के बारे में भी बात हो सकती है। ये कई तरह के रिसर्चर्स जो चंद्रयान-3 वहाँ करेगा पहुँचकर, उससे सहयोगी देशों को भी मदद मिलेगी। जो एक्सपेरिमेंट धरती की सतह पर क्या रिजल्ट देते हैं, क्या उनका दूसरे प्लैनेट्स पर जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना नहीं है, जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, वहाँ पर उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो देखेगा।
एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट फिर फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट वहाँ करके उनके रिजल्ट्स को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, परफेक्शन उस पर हो सकता है चाँद पे ज़्यादा आए, तो उसके रिजल्ट्स को लेकर आकर हम धरती पर कई सारे स्पेस बायोलॉजी होती है, एस्ट्रोबायोलॉजी होती है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तमाम सारे तरह की चीज़ों की एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब रही बात कि सक्सेस के कितने चांसेस हैं, तो 4 लाख किलोमीटर पर जब ये चंद्रयान 3 पहुंचेगा तो ज़्यादातर नहीं बल्कि 99% चीज़ें वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं, उनको कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं। और किस परफेक्शन से होगी ये हम अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा कर सकते हैं, इसरो पर, और हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन कामयाब होगा। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।